नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। पश्चिम बंगाल में खेला की शुरुआत हो गई है। ममता ने मास्टर स्ट्रोक से यह साबित कर दिया है कि उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिहार में नीतीश महिलाओं को 10-10 हजार बांटकर चुनाव जीत गए। ममता ने अपनी सबसे सफल योजना लक्ष्मी भंडार यानी लकी भंडार के तहत महिलाओं को मिलने वाली रकम को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। बेरोजगार युवाओं को 5 साल तक हर महीने 1500 रुपए देने का वायदा कर दिया है। जब तक बीजेपी कुछ करने को सोचती, तब तक ममता खेला कर चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल यह कि जिस फॉर्मूले के दम पर बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जीती, वही फॉर्मूला अपनाकर दीदी ने बीजेपी को बंगाल में फंसा दिया। क्या महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए योजनाएं लाकर ममता ने अपने लिए अभेद किला तैयार कर लिया है? और इन योजनाओं का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने यह क्यों कहा कि हमारी स्कीम यूनिवर्सल और बीजेपी की कंट्रोवर्शियल? वही हमारी आज की दूसरी स्टोरी। खोखले हो चुके देश के सिस्टम की वजह से कैसे एक युवक की जान चली गई, कैसे उस जान सस्ती हो गई। पहले नोएडा, अब दिल्ली में कैसे सिस्टम के गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली। रात भर थाने दर थाने भटकता रहा परिजन। पुलिस ने क्यों मदद नहीं की? और सरकार से सीधा सवाल कि आखिर कब तक इस तरह मौत के गड्ढे में गिरकर लोग गंवाते रहेंगे अपनी जान? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। यह तो अंदाजा सबको था कि ममता बनर्जी कुछ ना कुछ चुनाव से पहले ऐसा करेंगी जिसमें बीजेपी फंसती हुई दिखेगी। ममता ने यही किया। दरअसल ममता बनर्जी ने अपनी फ्लैगशिप लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब 500 रुपए ज्यादा देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पहले सामान्य श्रेणी में आने वाली महिलाओं को जो 1000 रुपए मिलते थे, वो अब 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं एससी, एसटी महिलाओं को जो 1200 रुपए मिलते थे, उन्हें अब 1700 रुपए हर महीना कर दिया गया है। महिलाओं को बढ़ी हुई ये रकम इसी महीने यानी फरवरी से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, जो सीधे उनके खाते में पहुंचेगी। जिस तरह बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर माना जाता है, उसी तरह बंगाल में महिला मतदाता ममता का साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने फरवरी 2021 में लक्ष्मी भंडार स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना और वित्तीय स्वतंत्रता देना है। पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी महिलाएं जिनकी उम्र 25 से 60 साल के बीच है और वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं, तो वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। लगभग 2.42 करोड़ महिलाएं बंगाल में इस वक्त इस योजना का लाभ उठा रही हैं। লক্ষ্মীর ভান্ডার কিন্তু আমাদের এখানে 7 কোটি লোকের মধ্যে 2,41 লক্ষ প্লাস আরো 20-30 হাজার ওই যারা অ্যাপ্লাই করেছিল সেগুলো ইনক্লুড হয়ে যাবে। हम जो बोलते हैं हम सब बोलते हैं, इसी के लिए हम बोल दिया फरवरी से ही उसको मिलेंगे। तो ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की चिंता बढ़नी स्वाभाविक थी। बीजेपी जहां ममता बनर्जी के इस ऐलान पर सवाल उठा रही है, तो वहीं ममता
अपनी पार्टी से हाल ही में अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर, जो कि पहले ममता के साथी थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए वो देंगे। सुनिए। तो आपने कमिटमेंट दिया था मैनिफेस्टो में, कमिटमेंट में 5,000 रुपया का आप लोग एश्योरेंस दिया। आज पश्चिम बंगाल में क्यों 500 रुपया बढ़ा रहा है, क्यों 5,000 नहीं? आपका पार्टी का मैनिफेस्टो गोवा में देख लीजिए, वो 5,000 रुपया करके हर हमारी दीदी बहन माता को बेटी को देने का आपका कमिटमेंट था। क्यों यहाँ ये लोग चुनाव के लिए कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। आज का दिन में जो मंथली में जो 1,500 रुपया दे के वोट खरीद करने का जो कोशिश जारी है, अगले दिन ये का बात को सुन के कोई इनको पास वोट नहीं डालेगी। अगले दिन आने दीजिए, नया सरकार आने दीजिए, तो एक एक महिला को 3,000 रुपया पर मंथ। क्या लग रहा है, हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है या हुमायूं कबीर जिनको सपोर्ट करेंगे उस पार्टी की तरफ से 3,000 रुपया कराएंगे? मैं खुद सरकार बनाने के लिए जा रहा है, अब देखिए ना, रुकिए ना। अब भले ही कोई पार्टी 3,000 रुपए देने का ऐलान कर दे, मगर लाभार्थी जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है वो अगर कोई वायदा करती है तो उसके पूरा होने का भरोसा ज्यादा होता है। वैसे भी ममता बनर्जी अपने इस ऐलान को असली जामा इसी महीने से पहनाना शुरू करने वाली हैं। पिछले कुछ चुनावों में भी यही देखा गया है कि जो पार्टी सरकार में होती है वो कुछ ऐलान करती है तो इसका सीधा फायदा उसी पार्टी को मिलता है। यही हमने देखा, सबसे ताजा उदाहरण बिहार का, जहां चुनाव से ठीक 1 महीने पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए सरकार ने डालने शुरू कर दिए। असर यह हुआ, नवंबर में रिजल्ट आया तो सत्ताधारी एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 243 में से 202 सीट जीतने में कामयाब रही। उससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक 4 महीने पहले महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना लाई गई थी, जिसके तहत एनडीए सरकार ने 1,500 रुपए हर महीने देना शुरू किया। नतीजा यह रहा, नवंबर 2024 में जब रिजल्ट आया तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बंपर जीत मिली। उससे पहले हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया। नतीजा यह रहा, प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए चलाई जा रही मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी, 2,500 रुपए कर दी थी, जिसका फायदा यह हुआ 2024 में हुए चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार प्रदेश में बरकरार रही। इसी तरह का भरोसा पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भी ममता दी पर है। लक्ष्मीर भंडार योजना की राशि 500 रुपए बढ़ाने का जैसे ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया, महिलाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। महिलाओं की माने तो बंगाल में उन्हें सिर्फ ममता बनर्जी पर भरोसा है, साथ ही महिलाओं को यह भी भरोसा है कि ममता बनर्जी इस रकम को बढ़ाकर आगे 5,000 रुपए तक भी कर सकती हैं। है अगर 50 साल रहेगा ना, ये 5,000 कर देगा, ये भी सही है। 50 साल रहेगा, 50 साल रहना चाहिए, हम लोग को 5,000 मिलेगा। बीजेपी भी तो कह रहे हैं ना कि सोनार बंगला बना देंगे, सोने का बंगला हो जाएगा। कुछ नहीं सही है, ठप। क्या कहेंगे? हम सबको दीदी चाहिए। अच्छा, ये जो 500 रुपए से 1,500 रुपए हो गया, तो इससे कितना आप लोग काम कर पाती है, कितना मदद मिलता है दीदी के पैसे? बहुत। दीदी ने हम सब मामूली औरतों के लिए इतना सोचा है, ये तो इसलिए खुश हूँ हम सब, जो हमें दीदी भी चाहिए। दीदी क्या कहेंगे? अरे आप तो पूरा गुल्लक लेके आएगी, इसी में जमा करेगी पैसे? हमरा दीदी के ही चाहिए, ममता बनर्जी जिंदाबाद। अच्छा देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे, सोनार बंगला होगा। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब ये अमाउंट 3,000 रुपए हो जाएगा। तो क्या लगता है, आप लोग 3,000 के साथ जाएंगे? हम लोग 1,500 से सेटिस्फाई है, हम लोग को
दीदी ही चाहिए। हम लोग को 3,000 भविष्य में नहीं करते हैं। दीदी क्या कहेगी, क्या कहेगी? आप गुल्लक लेके घूम रही है एकदम। एक बार बोला कि दीदी हम लोग को जो देता है ना, मोदी सरकार बोलता है लेकिन देता नहीं, आदमी लोग को मारता है, दे के वो छीन के ले लेता है। बिहार में तो उन्होंने दिया, और देखिए दे के छीन के ले लिया, फिर मारधर किया। और दीदी जो मुंह में बोलता है वही देता है। दीदी बोल दिया लेकिन हम लोग सोच लिया कि हम लोग पा गया। तो ये भरोसा है, बंगाल की महिलाओं का यही भरोसा है, जो ये बताता है कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही एक बार फिर अपनी जीत सुनिश्चित कर रही हैं, क्योंकि 2.42 करोड़ महिलाओं का मतलब बंगाल में आधे वोटर्स को साथ लिया गया है। इसके अलावा 27% मुस्लिम वोट पर इस वक्त ममता का लगभग एक तरफा कब्जा तो है ही। हालांकि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ महिलाओं को साधा है, बल्कि इसके अलावा भी ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल के लोगों के लिए कई योजनाएं इंट्रोड्यूस की हैं, कई योजनाएं वो लेकर आई हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के बीच ममता सरकार ने गुरुवार को 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। अब चुनावी दहलीज पर राज्य खड़ा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस बजट के जरिए महिलाओं के अलावा युवाओं, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों और किसानों को साधने की पुरजोर कोशिश की। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों की धार कुंद करने के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लार युवा साथी नाम से एक नई योजना लॉन्च की। इसके तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 15 अगस्त 2026 से शुरू होगी और यह सहायता रोजगार मिलने तक या अधिकतम 5 वर्षों तक जारी रहेगी। यह कदम सीधे तौर पर उस युवा वर्ग को साधने की कोशिश है जो नौकरी ना मिलने से नाराज चल रहा है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं, नागरिक स्वयंसेवकों, ग्राम पुलिस और ग्रीन पुलिस कर्मियों के मासिक भत्ते में 1,000 रुपए का इजाफा किया गया है। साथ ही 5 लाख रुपए के मृत्यु मुआवजे का आश्वासन भी दिया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि के जवाब में ममता की कृषक बंधु योजना यह पहले से ही बंगाल में चल रही है। बजट में किसानों के लिए अतिरिक्त सहायता और फसल बीमा को लेकर नियमों को आसान बनाने की बात इसमें कही गई है। इसके तहत भूमिहीन कृषकों के लिए 4,000 रुपए वार्षिक रूप से देने का ऐलान किया गया है। जहां बीजेपी केंद्र की योजनाओं का हवाला देती है, वहीं ममता ने राज्य के खजाने से किसानों को सीधे मदद देकर यह संदेश दिया है कि उन्हें दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, बंगाल में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते की, डीए की मांग कर रहे हैं, आंदोलनरत भी थे। ऐसे में चुनाव से पहले बजट में डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस वर्ग को भी साधने की ममता ने पूरी कोशिश की है। ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक अल्पसंख्यक समुदाय रहा है, लिहाजा बजट में ऐक्यश्री जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं और ओबीसी छात्रों के लिए मेधाश्री के तहत आवंटन जो है वो फंड का बढ़ाया गया है। दरअसल बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बीच ममता ने यह सुनिश्चित किया है, वो सुनिश्चित करना चाहती है कि उनका ये कोर वोट बैंक किसी भी हाल में उनसे छिटके ना। साथ ही आदिवासी बाहुल्य जंगल महल और उत्तर बंगाल के राजवंशी समाज के लिए भी विशेष डेवलपमेंट बोर्ड का फंड एलोकेट किया गया है, दिया गया है। इस ऐलान के साथ ममता बनर्जी ने बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने जो चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए थे उस पर भी तंज कसा। सुनिए। এবং আজকেও যে বলা হলো লক্ষ্মীর ভান্ডার ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই তারা পাবে।
500 টাকা করে বেড়ে গেল সবার জন্য। ধরুন সিভিক, গ্রিন পুলিশ, গ্রামীণ পুলিশ, আইসিডিএস, আশা কর্মী থেকে শুরু করে প্যারা টিচার, টিচার, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষাবন্ধী সব নানা রকম আছে, যেগুলো অলরেডি বলেছে। এগুলো তো যুক্ত করা হয়েছে। 21 से 40 साल तक जो 10 क्लास पास करेंगे उसको स्कॉलरशिप जो मिलता है वो ठीक है, उसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उसको 5 साल तक हम 1,500 रुपया करके मंथली देंगे। जैसे वो लोग नौकरी का भी ढूंढने का कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे उसको साथ, उनको भी हम जुबो साथी बना के उसको 5 साल तक हम 1 रुपया देंगे। ये न्यू स्कीम है, नया स्कीम है। इसमें भी आपको about 30 lakhs people will be here, 30 lakhs youth will be motivated and generated। और बिहार में 10,000 दिया था, उसका बाद बुलडोजर चलाया था। पहले इसको क्वेश्चन का जवाब मांगिए। और जो वो जगह में वो देने के लिए बोला था, वादा किया था, नहीं देता है। और वो क्या करते हैं, हम अगर एक परिवार में 5 है, 5 को देता है महिला को, तो 5 परिवार में 1 को भी नहीं देता है। ऐसा बहुत सारे परिवार है, हम ऐसा नहीं करते। हमारा यूनिवर्सल और उसका कॉन्ट्रोवर्शियल। अब इतना तो साफ है कि महिला सम्मान वोट पाने का जरिया बन चुका है। सीधे महिलाओं के खाते में पैसा खटाक से गिरता है और उधर पोलिंग बूथ पर खटाखट ईवीएम का बटन दबता है। लेकिन बीजेपी के एक नेता जो मध्य प्रदेश में मंत्री भी है, वो क्या सोचते हैं, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी के इस मंत्री ने लाडली बहन योजना में शामिल महिलाओं को धमकी दे दी। कहा कि जो भी महिला सरकारी कार्यक्रम में नहीं आएगी ना, उसका नाम लाडली बहन योजना से काट दिया जाएगा। तो मैडम को सबको बुलाओ, बेना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका, दे देंगे यहां से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? पहले रोड बनवाया था अपन से, जब इसके बाद ये रोड बना। खैर गजब का खेल चल रहा है, इसको अब क्या कहेंगे। बिहार में जीविका दीदी को सभी पोलिंग बूथ पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने के लिए लगाया गया था। एक तरह से गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से किया गया। पब्लिक है, सब जानती है, अब इस पर क्या कहना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, रुक करते हैं दिन की दूसरी बड़ी स्टोरी का। बात महानगरों की आपाधापी भरी जिंदगी में मूलभूत सुविधाओं के लिए टैक्स भरते एक आम आदमी की और उसकी सस्ती होती जिंदगी की। एक ऐसा मौत का गड्ढा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें गिरकर एचडीएफसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात एक युवक कमल की मौत हो गई। वो कल रात अपने रोहिणी वाले दफ्तर से कैलाशपुरी अपने घर लौट रहा था, लेकिन दिल्ली की जनकपुरी में खोदे गए गड्ढे कमल के लिए आखिरी सफर बन गए। इसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। तब कहीं जाकर सुबह 7:30 बजे परिवार को सूचना मिलती है कि कमल की डेड बॉडी जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खोदे हुए गड्ढे में मिली है। इस खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि जो परिवार रात भर इधर उधर थाने दर थाने भटकता रहा, पुलिस से मदद मांगता रहा, कमल को खोजने के लिए उसी सड़क पर भटकता रहा, वो लड़का सुबह पुलिस को एक गड्ढे में मिला। परिवार का दावा है कि दिल्ली पुलिस चाहती तो कमल को जल्दी खोजा जा सकता था, क्योंकि उसके पास लोकेशन थी, कमल के फोन पर रिंग जा रही थी। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मदद नहीं की, जिसकी वजह से कमल की मौत हो गई। भाई पब्लिक में से ही निकल के वो नीचे उतरा गया था, हरे पाइप ले रखा था उन्होंने, तो उतर के उन्होंने देखा तो बाइक इस तरफ मुंह करके होम साइड की तरफ ही पड़ी थी, उसके नीचे भाई दबा हुआ था। तो उसने उस भाई ने मोटरसाइकिल हटा के उस भाई को देखा तो उनकी वो गर्दन जो थी बाइक के नीचे तो वो टूटी पड़ी थी। तो मतलब इस टाइम तक तो बंदा डेड हो रखा था। चाहते हम ये हैं कि यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए हमें
सच तो बताना चाहिए कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। ये सवाल एक परिवार का है जो जानना चाहता है कि हादसा है या हत्या, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं कि उसके भाई के साथ हुआ क्या, क्योंकि जिम्मेदारी से भागती सरकार और उनके लाचार सिस्टम ने एक बार फिर से एक शख्स को मार डाला। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग जवाब तो देते, पर नकारे और निकम्मेपन की इंतहा तो तब हो गई जब एक बाप अपने बेटे की तलाश में रात भर भटकता रहा और जिम्मेदारी के नाम पर सिस्टम में बैठे निकम्मे अधिकारी समय काटते रहे और पिता सड़क पर खाक छानता रहा। वो लड़का बेचारा चले गया, उसका बाप रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रोड पे भटक रहा है अपने बेटे को ढूंढने, और सुबह 7 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, और बाप को देखने आता है तो लड़का कट्टे में पैक है। लड़का कट्टे के अंदर पैक हो रखा है, उसका क्या बीती हुई उस बाप पे। ये दिल्ली पुलिस की वो सच्चाई है जिस पर देश के हर नागरिक को शर्म आए, जिसका आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय है। वो पुलिस इतनी बेगैरत और अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार बार हम बोल रहे हैं कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उसको उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? है किसी के पास इस सवाल का जवाब? क्योंकि उसकी माँ पूछ रही थी कि उसका बेटा कैसा है, वो कहाँ है और क्यों अब तक घर नहीं पहुंचा। है किसी की हिम्मत उस माँ से आंख में आंख डालकर बात करने की जिसका नौजवान बेटा दिल्ली सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया? उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार बार हम बोल रहे हैं कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उसको उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? सच कहूं तो किसी के पास उस माँ के सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम नहीं है, सरकार नहीं है, कुंभकर्ण है कुंभकर्ण। वो तो परिवार जिन सवालों के जवाब मांग रहा है उनके जवाब कौन देगा? सवाल बहुत से हैं कि आखिर कमल की मौत किन परिस्थितियों में हुई। क्या कमल का एक्सीडेंट हुआ, कमल कैसे गिरा, या किसी साजिश का शिकार हुआ? मौके पर लगे सीसीटीवी का फुटेज दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दिखा रही? क्या जांच के नाम पर सरकार की लापरवाही पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या कमल की मौत का सच दुनिया से छिपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब परिवार पुलिस के पास मदद मांगने के लिए गया तो उन्हें थाने दर थाने क्यों भगाया गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब पीड़ित परिवार के साथ देश की जनता भी, देश के लोग भी जानना चाहते हैं। अब दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ जिस पर सरकार और सिस्टम सवालों के घेरे में है। परिवार जवाब मांग रहा है, लेकिन उस पर हो रही है तो क्या जमकर सियासत। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है, उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कहते हैं हमने कमेटी बना दी, भाड़ में जाए तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी कमेटी। किसको इंतजार है तुम्हारी कमेटियों का? नोएडा की कमेटी से क्या निकला अभी तक? किसी को पता है? किसी को फांसी हुई? किसी को जेल भेजा गया? कुछ नहीं। जिसका लड़का मरना था मर गया। यहाँ पे जो लापरवाही है वो लापरवाही के बाद लीपापोती है। पहली लीपापोती आशीष सूद ने की, जानबूझ के वहां पे गए और उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि सब कुछ ठीक था, डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। दूसरा, पुलिस की लीपापोती। इम्यून होते सिस्टम का ये था एक भयावह सच। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।